नमस्कार, मैं भागीरथ सिन्हा सक्षम लाइव के आप सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज हम आपके बीच फिर उपस्थित हैं एक अपनी नई पेशकश के साथ, मेरी दास्तां, मेरी कहानी। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज की जो हमारा एपिसोड है वो सच्ची घटनाओं पर आधारित और साथ ही साथ जिनकी कहानी उनकी जुबानी। हम आज के एपिसोड को हम आपके बीच हर बृहस्पतिवार को लेकर आते हैं और हम एक नई घटनाओं और एक वैसे आपके आइडियल से हम आपको मुखातिब करवाता हूँ जिन्होंने अपने जीवन के तमाम संघर्षों को झेल कर विभिन्न रूप से जीवन को जीते हुए, अनेक कष्टों में भी जीते हुए अपने जीवन को जीने लायक एक नई रास्ते, एक नई मुकाम कैसे हासिल करता है, वो सफ़र आपके बीच हम आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हैं। तो आइए, आज हमारे स्टूडियो में अपनी दास्तां को रखने के लिए हमारे साथी सुशीला बहन हमारे बीच उपस्थित है। सक्षम लाइव प्रोग्राम की तरफ से सुशीला बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे प्रोग्राम में आई हैं। मैं सुशीला बहन का छोटा सा एक परिचय सिर्फ करवाऊँगा। मैं सुशीला बहन को 1997 से जानता हूँ दिल्ली में, और ये हैदरपुर निर्माण कैंप जुग्गी बस्ती से है। साथ ही साथ तब से लेकर आप अब तक के इनके लाइफ का जो सफ़र रहा है, इनके जीवन का जो एक दौर रहा है, वो विभिन्न उतार चढ़ावों से रहा है। साथ ही साथ अगर मैं आपको कहूँ तो इनके फादर और मदर दोनों निर्माण मजदूर रहे हैं, क्योंकि मूल रूप से रहने वाले छत्तीसगढ़ से और इनके पापा मम्मी अपनी रोजी रोजगार की खोज में दिल्ली आए थे और दिल्ली में निर्माण मजदूर का काम किए। और जैसा कि मालूम है कि सबसे पहले पंजाबी बाग के मादीपुर में इन लोगों का अपना एक वहाँ झुग्गी था, और उस झुग्गी के डिमोलेशन के बाद इन्होंने हैदरपुर में अपना एक नया बसेरा बनाया और अब तक हैदरपुर में ही रहकर अपना जीवन जी रही है। साथ ही साथ पापा मम्मी निर्माण मजदूर और इनके पास कोई भाई नहीं, 3 बहनें हैं और तीनों बहनों ने मिलकर कभी मेहनत की। और मैं तो इतना भी जानता हूँ कि जो छोटी बहन रही है वो कई बार अपने खेल के माध्यम से और अच्छी परफॉर्मेंस के कारण एक बार विदेश यात्रा भी उन्होंने कर चुकी है। इनका जो जीवन संघर्ष रहा है, ये शुरू से ही, जैसे कि पेरेंट्स अपने काम पर जाते हुए, तो इन्होंने अपने दोनों बहन की देख रेख बचपन से ही की, और बचपन से देख रेख के साथ उनको भी एक अपने जैसा मजबूत हृदय और उदार दिल वाली बनाने में कामयाब रही। तो आइए मिलते हैं आज कि सुशीला बहन ने अपने परिवार के जिम्मेदारी को संभालते संभालते अपने आप को किस तरह से आत्मनिर्भर किया। हम सुशीला बहन के मुखारबिन से आज सुनेंगे। मेरा आपसे करबद्ध अपील है कि आपके बीच हमारा प्रयास यही रहता है कि हम एक जुझारू साथी आपके बीच लाएं, जो सिर्फ रास्तों पर चलते नहीं बल्कि अपने लायक वो रास्ता बनाते हैं जिस पर चलने के लिए दुनिया कायल होती है। आज सुशीला बहन के बनाए रास्ते पर इनके पढ़ाए गए बच्चे चल रहे हैं, इनके समाज के वो लोग इनका आदर करता है जो कल तक इन तीनों बहन को देखकर, इनके परिवार की स्थिति को देखकर हंसा करते थे। आज वही लोग इन्हें बहन जी कर इन्हें सैल्यूट करते हैं। सक्षम परिवार भी आज इनके इन संघर्ष भरे जीवन को सैल्यूट करता है और आपके बीच
आज ये अपनी दास्तां को आपके सामने प्रस्तुत करता है। आप जरूर अपना महत्वपूर्ण सुझाव परामर्श देंगे ताकि अपने जीवन के तमाम आयामों को जीते हुए समाज के लिए एक मिसाल कायम हो सके। तो आइए सुशीला बहन से परिचय के साथ हम मिलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुशीला है और मेरे पिताजी का नाम छोटे लाल है, मदर का नाम डेला बाई है और हम लोग छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते थे और मेरी पैदाइश दिल्ली में ही हुई है, मादीपुर। और जब से हम लोग दिल्ली में ही रह गए, दिल्ली में ही रहते हैं। आना जाना तो है गांव में पर इतना नहीं, प्रॉपर अभी दिल्ली में ही है। और 3 बहनें हैं हम, सबसे बड़ी मैं हूँ और 2 छोटी बहनें थी मेरी, इसमें से एक की डेथ हो गई अभी, जो सबसे छोटी थी, और एक बहन और है अभी। और अभी मैं हैदरपुर में रहती हूँ, जो स्लम एरिया है हैदरपुर का। जी, तो आप अपने पढ़ाई लिखाई के बारे में भी बताएं कि आपका शिक्षा दीक्षा कहाँ से शुरू हुई और क्या क्या पढ़ाई लिखाई की आपने। जब हम लोग मादीपुर से हैदरपुर मतलब आए रजापुर, तो रजापुर में झुग्गियाँ डली हुई थी जहाँ हमारे पापा लोग मजदूरी काम करते थे, दिहाड़ी मजदूरी का। तो वहाँ पे जितने लेबर वगैरह थे उनके लिए भी झुग्गियाँ डली हुई थी, तो वहाँ हम लोग रहा करते थे। तो ऐसी 90 के टाइम पे जब राजीव गांधी जब उस समय पे, तो उन्होंने कहा कि जितनी भी झुग्गियाँ बस्ती डली हुई हैं उनको प्लॉट दिया जाएगा। तो उन्होंने बोला जितनी झुग्गी बस्ती है उनको तोड़ दिया जाए और तोड़ के किसी जगह पे उनको प्लॉट के माध्यम से कुछ जगह दे दी जाए ताकि उनको एक प्रॉपर जगह रहने के लिए मिल जाए। ठीक है। तो उन्होंने वो झुग्गी बस्ती सारी तोड़ दी और तोड़ने के बाद वो हैदरपुर में जाके वो झुग्गी उन्होंने 12.5 गज का प्लॉट देकर उन्होंने बसा दिया। ठीक है। तो वहाँ से अब देखा कि जब मेरे पापा जी ने कि अब तो ये मतलब यहाँ रहने लग गए तो बच्चे अब की पढ़ाई वगैरह नुकसान ना हो, तो इसलिए उन्होंने कहा कि अब स्कूलों में यहाँ पास में स्कूल है तो सभी लोग आते थे कि चलो बच्चों का नाम वाम लिखवा दो। उस समय तो घर घर सब आया करते थे जी। और अब तो कोई जाता ही नहीं है, अब तो खुद जाना पड़ता है स्कूलों में। पहले टीचर लोग खुद आते थे कि बच्चों का नाम लिखवाओ, किस किस के बच्चे 5 साल के, 6 साल के, 7 साल के हैं तो उनका नाम लिखवाओ ताकि बच्चों को शिक्षा मिल जाए। तो मेरे पापा ने मुझे स्कूल में दाखिला करवा दिया, दोनों बहनों को हमारे। और सबसे छोटी बहन बहुत छोटी थी तो उसका तो हुआ नहीं था दाखिला। तो हम दोनों बहनों का दाखिला हुआ तो वहाँ टेस्ट वगैरह हुआ स्कूलों में। तो वो छोटी वाली जो थी वो पहली में और मेरे को दूसरी कक्षा में लिया गया था। तो जब मैं दूसरी कक्षा में गई तो पापा मम्मी दिहाड़ी मजदूरी करते थे जी। तो अब छोटा बच्चा है तो उसको लेके कैसे जाए, ना वो लेके जा सकते हैं और ना ही तो मैं स्कूल में लेके जा सकती थी। तो कुछ तो मैनेज करना था उस समय पे। तो जैसे पापा मम्मी पास में ही काम करते थे तो वो आके दूध पिला जाया करते थे बहन को, लेके कभी थोड़ी देर के लिए वो रख लिए, कभी हम रख लिए स्कूल से आके लंच में। तो ऐसे करते रहे। जब मैं तीसरी कक्षा में गई तो थोड़ी बड़ी हो गई जब तक मेरी बहन, तब तक वो 3 साल की शायद हो, 90 का जन्म है उसका। अच्छा। तो तीसरी में जब मैं गई थी तो वैसी हो गई थी, वो 3 साल की करीब हो गई थी। तो उस समय मतलब 3 साल की तो नहीं, छोटी 3 साल की करीब 8 या 9 महीने की हुआ करती थी शायद। अच्छा। ऐसी कुछ था। ये छोटी थी बहुत। तो उस समय उसको लेके फिर अब कैसे जाए। तो फिर जब मैं तीसरी कक्षा में गई थी तो मैंने टीचर से पूछा कि मैडम मेरी ना एक छोटी बहन है तो उसको मैं लेके क्या स्कूल में आ सकती हूँ। तो टीचर बोली कि बच्चा ऐसे तो लेके नहीं आ सकते, पर कहीं वो परेशान करेगी तो तुम्हारी पढ़ाई में डिस्टर्ब ना हो। तो मैंने कहा ठीक है आप देख लेना, अगर ऐसा होगा ना तो मैं अपनी मम्मी को बोल दूँगी। तो बोली ठीक है लेके आ जाना। तो वो थोड़ी बड़ी होने लग गई, खाने लग गई कुछ ना कुछ। तो उसके लिए कुछ चीज़ें लेके जाया करते थे। उस समय स्कूल में ब्रेड, चने वो सब मिलता था। तो हाँ स्कूल में जब उसको लेके मैं जाने लग गई तो टीचर ने कहा कि देखो तुम्हारी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो तो इसको एक किनारे इनको बिठा दिया करो बच्चे को, या सोती है तो सुला दिया करो और अपने पढ़ाई आप पूरे उस पर ध्यान दो। क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छी थी, बहुत तेज़ थी और हमेशा फर्स्ट आया करती थी। तो टीचर को लगता था कहीं इसकी पढ़ाई में डिस्टर्ब ना हो और ये पढ़ाई लिखाई में अच्छी है तो कुछ दिक्कत हो जाएगी तो हमारे जो होनहार बच्चे हैं तो फिर निकल नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से वो बोला करती थी।
तो जब भी टेस्ट के लिए कुछ चीज़ देती थी तो उसे लगता था कि याद नहीं कर पाएगी बच्चे के लिए, तो बच्चे को खिलाती है और खुद भी मतलब पढ़ाई नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए वो हमेशा बोला करती थी कि मतलब बच्चे के साथ साथ बेटा अपनी पढ़ाई का ध्यान रखना। तो एक बार हमारा टेस्ट था स्कूल में जो 15 अगस्त के बारे में लिखना था, तो बोलना भी था उसके बारे में, जैसे स्टेज पे बुलवाते हैं। तो उन्होंने बोला कि 15 अगस्त के बारे में प्रोग्राम है बेटा, तो उसमें ना आपको 15 अगस्त के बारे में पूरा का पूरा एक पैराग्राफ होता है, वो बोलना है आपको और याद करके आना है कल। तो उन्होंने पैराग्राफ दे दिया, तो मैं घर गई, तो उसको याद वाद किया और अपनी बहन को लेकर स्कूल गई मैं अगले दिन। तो मैडम को लगा कि इसने याद वाद किया नहीं होगा, और एक लड़की थी हमारे क्लास में, तो उसने शिकायत कर दी। अच्छा। तो बोला कि मैडम ये याद करके नहीं आई है और अपनी बहन के पीछे लगी हुई है खिलाने के लिए। तो उन्होंने वो टीचर ने आके मुझे सुनाया कि बेटा अगर तूने याद किया है तो बता दे, नहीं याद किया तो बता दे। फिर कहीं तुझे खड़ा करेंगे वहाँ पे और कोई दिक्कत हो जाए बोलने में तो फिर कुछ मिल नहीं पाएगा। तो मैंने कहा नहीं मैडम मैंने याद कर रखा है, मैं आपको लिख के दिखाऊं या सुना के बताऊं? तो बोली पहले लिख के दिखा दे। तो मैंने उसको लिख के दिखाया मैडम को, तो मैडम बोली तेरे को तो याद है सारा कुछ? बोले सुना देगी ना ऐसे ही जैसे लिखा हुआ है? तो मैंने कहा सुना दूंगी। तो बोले ठीक है अपनी बहन को बिठा दो आप साइड में और आप सुनाओ। तो फिर जब मैं सुनाने लग गई तो हमारे साथ में 10 बच्चे थे लगभग, क्योंकि हमारी 5वीं कक्षा के तो 5 बच्चे थे, 5 क्लास हुआ करती थी, तो वो थे। और जो तीसरी के थे वो भी ऐसी 4 या 5 कक्षा मतलब थे। तो उस समय मैं चौथी में थी। तो जब मैडम ने बोला सुनाने के लिए, तो हम सुनाने सारे मतलब जो हेड थे जिनको चुना गया था सुनाने के लिए, तो उनको खड़ा किया गया, सबसे सुना। तो कुछ ना कुछ जो भी होगा वो मैं टीचर को पता होगा। जब मैं सुनाने के लिए खड़ी हुई तो सबसे फर्स्ट नंबर पे मैं ही आई थी। गुड, सुनाने के लिए। बहुत अच्छा। तो टीचर बोली कि आपने बहुत अच्छा सुनाया है और आपने लिखा भी था। तो उस समय मुझे बिट्टू की कॉपी आया करती थी मोटी सी, तो उस समय 8 रुपए की मिलती थी वो कॉपी जो। हाँ कॉपी 8 रुपए की मिलती थी। तो उन्होंने इनाम में मुझे वो कॉपी दी थी। बोला आपने बहुत अच्छा किया है। तो उसके बाद से फिर मैं उसमें जो मेधावी होती है, मेधावी में मैंने परीक्षा पास की थी, तीसरी में भी फर्स्ट आई थी मैं। और चौथी कक्षा में जब मैं मेधावी में जाने वाली थी तो टीचर बोली कि मेधावी का तुझे जब पढ़ाना है तो उस समय पे क्या करना है कि ऐसे बच्चे को लेके तो तू पढ़ नहीं पाएगी, तो मेधावी के लिए तुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं स्कूल के, बहुत स्कूल के बच्चे आते हैं और दूसरे स्कूल में जाके पेपर देना होता है, तो पास होगी कि नहीं होगी अब कैसे बताएंगे बेटा, तो उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो उन्होंने मुझे बुक दिया था, क्योंकि मैं फर्स्ट आती थी ज़्यादातर क्लास में। तो उन्होंने फ्री में मुझे मेधावी की बुक दे दी थी लाके। तो टीचर ने मेरी टीचर बहुत अच्छी थी। तो उन्होंने फ्री में लाके दिया था। बोला इसको तू पढ़ाई कर, अगर तू फर्स्ट आएगी तो मैं तुझे और आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ करूँगी। तो हम लोग मैं पढ़ती रही ऐसी। तो जब मेधावी की परीक्षा आई तो हमारी शालीमार में मतलब जो होता है क्लास लगा हुआ था, पेपरों के लिए भेजा गया था वहाँ पे। तो बोला वहाँ पे 8-9 स्कूल के बच्चे आएंगे। तो शालीमार का ब्लॉक तो मुझे याद नहीं, पर शायद जहाँ पे वो डाकघर है ना, जहाँ पे आसपास डाकघर के आसपास शालीमार में, अच्छा उधर ही कहीं अंदर जाके इसी तरफ पहले ही जो स्टैंड पे BL नहीं, जो थाने से आगे मुड़ते हैं ना अंदर जाके, तो पहले जो स्टॉप पे उतरते हैं उससे जाके अंदर जैसा जहाँ बीर बाजार मार्केट लगती है, अच्छा उधर अंदर में जाके पहली गली में ए ब्लॉक शालीमार ब्लॉक मुझे पता नहीं, तो मतलब बीर बाजार से पहले एक गली है अंदर, ठीक है। उस गली में 2 स्कूल है। तो वहाँ पे हमारी मतलब वहाँ भेजा गया था। तो वहाँ बहुत डर लग रहा था हम लोगों को कि मतलब पता नहीं कैसा होगा नहीं होगा। तो जो बच्चे थे मेरे साथ के तो बोली नहीं फर्स्ट तो तू ही आएगी क्योंकि पढ़ती तू है अच्छा। तो मैंने कहा मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि पता नहीं मैंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, कैसा पढ़ा है, और जो भी याद किया है तो पता नहीं, अब जो पेपर होगा देख लेंगे क्या होता है। तो टिक मार्क का पेपर हुआ करता था उस समय पे मेधावी का, और कुछ होता था कि कुछ लिखना होता था, वो भी नंबर वाइज में, जैसे 1-2 नंबर का हिसाब होता था इस टाइप का। तो पेपर देख के जब पेपर होने लग गया तो बुक टाइप की मिली थी, तो हमने पेपर दिया। और फिर उसके बाद जब पेपर ख़त्म हो गया तो सारे बच्चे बोले कैसे पेपर किया तूने कैसे किया, तूने कैसे किया। तो मैंने कहा पता नहीं मैंने कैसे किया, पर सुन ले एक बार कैसे किया। तो किताब लेके वो खड़ी हो गई मेरे सामने और वो जो पूछती रही मैं सुनाती चली गई। तो बोले नहीं फर्स्ट तो तू ही आएगी, लगता है मैं तू ही आएगी। जब वो 1 हफ्ते बाद रिजल्ट आया स्कूल में, जब हम गए तो स्कूल में रिजल्ट आया तो जितने बच्चे थे तो उसमें फर्स्ट नंबर पे मेधावी में मैं ही आई थी। बहुत अच्छा, कांग्रेचुलेसन। तो टीचर बोली कि मेरी मम्मी को बोला कि अपनी मम्मी को बुला के लेकर आओ। तो मम्मी को साथ में लेके मैं स्कूल में गई। तो मैडम ने मुझे 250 रुपये दिए और एक सर्टिफिकेट दिया जो अभी भी मेरे पास रखा हुआ है।
तो वो बोली कि आपकी लड़की पढ़ने में बहुत अच्छी है, तो आप इसके लिए ना जो 250 रुपये मैं आपको दे रही हूँ, तो इसके लिए जो भी आपको करना है, किताबें वगैरह लेनी है, जो पढ़ने की है वो उसको आप करवा देना, दे देना इसको लेके। और एक मिठाई का डब्बा दिया था। अच्छा। तो उसके बाद हम लोग घर चले गए। फिर मैडम बोली कि इसको आगे ना पढ़ने में इसके ध्यान देना, और आगे पढ़ने की जैसे ही पढ़ती है तो उसमें कभी मतलब ऐसे मत करना कि आप उसकी पढ़ाई रुकवा दें, कुछ करें, इस टाइप का मत करना। आप उसको पढ़ने के लिए इसके पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना। और उसमें ट्यूशन तो बहुत कम हुआ करता था, तो ट्यूशन तो कभी पढ़ा ही नहीं। और जो हम पढ़ के आते थे, मेरे पापा घर में पूछा करते थे कि बेटा क्या पढ़ के आई, क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा। तो वो घर में शाम के समय पूछते थे, करवा देते थे। हाँ, करवा देते थे। तो एक बार मुझे उसके बारे में नहीं पता था, जब मैं 5वीं कक्षा में शुरू में गई थी ना जब, तो मुझे उस समय ना काल के बारे में नहीं पता था। जो काल के बारे में, काल, टेंस, हाँ, टेंस के बारे में नहीं पता था कि कितने काल होते हैं। अच्छा। तो वहाँ से मैं आई पढ़ के, अब बताया होगा टीचर ने, इतना दिमाग में नहीं था। अब मेरे पापा ने शाम के समय ना 2-3 लड़के थे मेरे से जो सीनियर थे पढ़ने में, वो थोड़े तेज थे अब गली में, पर फर्स्ट आने में तो मैं ही आती थी। अब वो कुछ भी हो जाए, कुछ भी करे, तो वो लड़के लोग बैठे थे, उनके सामने मेरे पापा ने पूछा कितने काल होते हैं। तो मैंने कहा मुझे क्या पता कितने काल होते हैं, काल कैसा होता है मुझे क्या पता। तो बोले कि काल के बारे में नहीं पढ़ाया टीचर ने। मैं कहा पता नहीं, मुझे तो पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। तो वो लड़के, एक लड़का आया, सुरेश नाम का लड़का था, तो वो बोला काल ना 4 प्रकार के होते हैं। अच्छा। तो इस तरीके से बोला, तो भूतकाल 4 प्रकार के होते हैं। हाँ, तो वैसे करके बोला कुछ, मतलब 3 या 4 प्रकार जो भी बोला होगा, उस समय का इतना ध्यान नहीं। अच्छा। तो बोला भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, ऐसे करके बताया उसने। अच्छा। तो मेरे पापा बोले देख ऐसे होता है काल, तूने याद ही नहीं किया काल। तो फिर मेरे पापा ने मुझे बताया कि ये सारी चीजें ना घर से भी पढ़ा करो, और जो तुम्हें नहीं आता ना वो पूछ लिया करो। तो इस तरीके से मेरे पापा भी मतलब रिवाइज करा दिया करते थे, जबकि मेरे पापा दूसरी कक्षा ही पढ़े हुए थे, ज्यादा नहीं पढ़े हुए थे। अच्छा। तो मतलब जानते बहुत कुछ थे, तो इसलिए मतलब कभी ऐसा किया नहीं कि मेरे बच्चे आगे ना बढ़े। उन्होंने हमेशा ये सोचा कि आगे बढ़े, वो पढ़ाई करे, ताकि जो मैं नहीं पढ़ पाया मेरे बच्चे पढ़े। तो मेरे पापा की इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। अच्छा। तो चलिए, बहुत अच्छा। एक ये हर फादर मतलब का ऐसा सपना होता ही है अपने बच्चों के प्रति, और खासकर जब बच्चे होनहार हों तो उनके सपनों में उड़ान तो भर ही जाता है ना। क्योंकि मेरे पापा ना आयुर्वेदिक के डॉक्टर थे पहले से। अच्छा। वो आयुर्वेदिक दवा वगैरह दिया करते थे, जैसे हाथ वाथ देख के देते हैं, नाड़ी देख के, तो वैसी दवा वगैरह दिया करते थे। तो वो चाहते थे कि मेरी बेटी भी आगे बढ़े, क्योंकि बेटा तो था ही नहीं, तो अब बेटी को ही आगे बढ़े, जो तेज रहेगी उसी को फिर आगे बढ़ाएंगे। तो इसलिए वो चाहते थे कि डॉक्टर ही बने। तो अब उतना घर का माहौल भी नहीं था कि साइंस पढ़ा जाए, कुछ और पढ़ा जाए। जैसी पढ़ाई थी तो मतलब ये था कि पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी, मैं हमेशा फर्स्ट आया करती थी, सर्टिफिकेट भी बहुत है। जिस भी लाइन में गई, चाहे खेल कूद का लाइन हो, चाहे पढ़ाई के लाइन हो, या और भी कुछ, सब में मतलब अव्वल ही रही मैं हमेशा। बहुत अच्छा। ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई पढ़ाई में, क्योंकि घर से भी पढ़ाते थे पापा मम्मी। और मैं फिर उसके बाद 5वीं कक्षा में जब आई थी, तो उसके बाद से फिर मैं खुद भी समझो एक तरीके से ट्यूशन पढ़ाने लग गई। अच्छा। घर के माहौल को देखे के, मतलब 2 बहनें हम लोग और भी हैं, तो फिर उनकी पढ़ाई लिखाई, फिर माँ बाप दिहाड़ी करते हैं, तो 50 रुपये में इतना हो नहीं पाता था कि कॉपी किताब का खर्चा उठाए कि और कुछ भी। तो मैंने कहा फिर कुछ और करना चाहिए। तो और काम तो मैं कर सकती नहीं थी क्योंकि छोटी थी, तो फिर मैंने ट्यूशन का ही माध्यम चुना, क्योंकि उस समय ट्यूशन ही होता था ज़्यादा। अच्छा। सब लोग ट्यूशन की तरफ ही ध्यान देते थे कि मेरे बच्चे पढ़ ले कुछ, तो इसीलिए ट्यूशन पे ध्यान दिया। और फिर मैं 1 से 5वीं तक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लग गई। ठीक है। ऐसी ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते मतलब उस समय 10 रुपये या 20 रुपये मिला करते थे महीना का, जो है। हाँ, महीने का। हाँ। तो उस समय जब मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया था तो 3-4 बच्चे हुआ करते थे। 3-4 के बाद फिर धीरे धीरे एक एनजीओ के साथ मतलब कांटेक्ट हुआ मेरा। तो हमारी गलियों में ही एनजीओ थी एक, तो वो बोले कि आप बच्चे पढ़ाओगे ना, तो आपको हम जितने बच्चे हैं उनकी कॉपी किताब और वो सारी चीज़ें दे देंगे, आप पढ़ाना, और आप एक बच्चे पे ना 20 रुपये के हिसाब से आपको दे दिया करेंगे। अच्छा। ठीक है। ये वो दीपालिया था क्या? अब पता नहीं दीपालिया के कौन था, मुझे नहीं पता। कोई एनजीओ थी, तो उन्होंने बोला, तो वो बोले कि कोई जगह हो तो बता दो। तो मंदिर की जगह थी एक, धरना कैंप में निर्माण मजदूर का, तो वहाँ पे गए हम लोग। तो मंदिर था एक हनुमान जी का, तो मैंने बोला ये जगह है, तो मैडम अब देख लो। तो वहाँ पे जब नाम लिखना शुरू किया तो 100 बच्चे आ गए थे हमारे ट्यूशन में। अच्छा। 100 बच्चे। तो 100 बच्चे को तो मैं अकेले पढ़ा नहीं सकती थी, तो मेरी एक फ्रेंड थी वंदना, तो मैंने उसको बोला कि मेरे साथ आप पढ़ाओ। ठीक है, मेरे साथ आप पढ़ाओ, जो भी होगा हम दोनों बांट लेंगे, आधा आधा जो इसमें का, और जो मैं घर पे पढ़ाऊंगी पर्सनल वो मेरा होगा। ठीक है।
तो वो मान गई। तो वहाँ से कॉपी वगैरह ले लेते थे, और जो भी यहाँ से पढ़ाते थे हम लोग, जो महीने में हमें मिलता था 20 रुपए के हिसाब से, तो हम लोग आधी आधा वो बांट लिया करते थे। अच्छा, 2 लोग थे पढ़ाने वाले? हाँ, मैंने उसको रख लिया था, क्योंकि 100 बच्चे मैं अकेले पढ़ा नहीं सकती थी, क्योंकि खुद भी पढ़ती थी और फिर बच्चे पढ़ाना तो दिक्कत हुआ करती थी ना। क्योंकि स्कूल से हम 12-1 बजे आ जाते थे, और 12-1 बजे के बाद 4 बजे तक उनको पढ़ाना होता था। 4 बजे के बाद फिर घर का काम भी होता था, फिर खुद भी पढ़ना होता था, तो इसलिए इतना ज़्यादा बच्चों को नहीं ले सकते थे। तो 2 जने मिलके हम लोग पढ़ाते थे और दोनों बांट लेते थे। इस तरीके से ट्यूशन के माध्यम से ही आगे बढ़ती रही, और आगे पढ़ाई चलती रही मेरी। फिर मैं 5वीं से 6ठी के बच्चों को भी लेने लग गई, 7वीं के बच्चों को भी। फिर जब जैसे जैसे मैं आगे क्लास बढ़ती चली गई, वैसे वैसे आगे वाले बच्चों को लेती चली गई। तो मैं 10वीं तक के बच्चे तक को भी ट्यूशन पढ़ाया था। तो उस समय फिर 200 रुपये मंथली हुआ करता था जब। अच्छा, ट्यूशन का, जब मैं 10वीं कक्षा का पढ़ाने लग गई बच्चों को। अच्छा, तो 5वीं से लेकर 5 साल का अंतर, 5-6 साल में तो 200 रुपये मतलब ट्यूशन फीस। हाँ, 200 रुपये ट्यूशन फीस हो गया था। तो 200 रुपये लिया करती थी फिर मैं। तो उस समय फिर थोड़ी अच्छी स्थिति हो गई थी पढ़ाई लिखाई में। तो ये था। और उसके बाद जो बहन थी, तो दोनों बहनों को फिर हम लोग यहाँ 8वीं तक पढ़ते हैं स्कूल में, हैदरपुर में 8वीं तक पढ़ाई की हमने। फिर 9th में जब एडमिशन होना था, तो मैं खुद गई थी एडमिशन कराने, दो शालीमार में अपना एडमिशन कराने में खुद गई थी। अच्छा, ठीक है। शालीमार के स्कूल में तो टीचर बोली कि मम्मी पापा नहीं आए। मैं कहा नहीं जी, वो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, अब वो आ नहीं पाएंगे, आपको नाम लिखना है तो बता दीजिए, नहीं लिखना है तो मैं अगले दिन मम्मी पापा को बुला लूंगी। तो बोले अपना सर्टिफिकेट दिखाओ, लेकर आए हो कि नहीं आए हो? तो मैंने बोला हाँ लेके आए। इसमें अब तो पहले ऑनलाइन चला जाता है, अब पहले ऑनलाइन नहीं होता था। पहले वो सर्टिफिकेट काट के हाथ में उन्होंने दे दिया और बोला कि आप ये ले लो और चले जाओ। अब स्कूल में, जिस भी स्कूल में आपको एडमिशन लेना है, तो उस समय स्कूल की नॉलेज हुआ नहीं करती थी, कौन सा स्कूल अच्छा है कौन सा बेकार है, पता ही नहीं था। सब BL का नाम लेते थे, BL से ज़्यादा, हाँ BL शालीमार में बड़ा अच्छा होगा, पर वो BL का ना मतलब कोविड था, लड़का लड़की एक साथ पढ़ते थे, तो वो समझ में नहीं आया। और वहाँ लगता था कि ना लड़के लोग मारते भी हैं लड़कियों को, इस तरीके से कुछ किसी ने बोल दिया। तो मैंने बोला कि और कोई बढ़िया स्कूल हो, तो बोले BT का स्कूल है। तो BT में 10वीं से आगे था ही नहीं, तो इसलिए मैंने कहा BT में फिर वो भी बेकार है, कम से कम ऐसा स्कूल हो जो 12वीं तक का हो। तो लाल बिल्डिंग के बारे में बोला, तो लाल बिल्डिंग अच्छी नहीं थी, सबने बोला अच्छी नहीं है लाल बिल्डिंग, मत जाना। तो मैंने कहा अब कौन सा स्कूल रह गया? तो बोले कि AP ब्लॉक का रह गया। तो AP ब्लॉक में गए, तो वहाँ खड़े थे हम लोग, गेट लगा हुआ था, टीचर गेट के पास आई, जाली के अंदर थी वो, और हम लोग बाहर थे, ग्रिल के बाहर। तो वो बोली अपना अपना सर्टिफिकेट दिखाओ जिस जिसको एडमिशन कराना है। तो सर्टिफिकेट दिखाया मैंने, तो बोले कि आपके तो नंबर अच्छे हैं। तो मैंने बोला फिर मैम, तो बोले कि मम्मी पापा आए साथ में? मैंने कहा नहीं। तो बोले नहीं आए तो कोई बात नहीं है, फॉर्म लो, आप इसे फिलअप करो और साइन करके दे दो, आपका एडमिशन हो गया, आप कल से ना स्कूल आ जाना। अरे वाह, क्या बात है। मैंने कहा अच्छी बात है, एडमिशन हो गया, मम्मी पापा को बुलाया ही नहीं। तो फिर मैं आई, तो मैंने अपनी उसको, जो फ्रेंड थी मेरी वंदना, उसको मैंने बोला कि मेरा तो एडमिशन AP ब्लॉक में हो गया, तूने कहाँ करवाया ये बता। AP ब्लॉक तो स्कूल बहुत बढ़िया है। मम्मी पापा के बारे में उसने पूछा, तो मैंने बोला, तो बोले कि कोई बात नहीं, आप दिखाओ सर्टिफिकेट। मैंने देखा और उन्होंने दिखा दिया, और जैसे ही मैंने दिखाया वो बोले कि एडमिशन हो गया आपका, आप चले जाओ, कल से स्कूल आ जाना। तो तू भी चल। उसको अगले दिन मैं लेके चली गई अपने साथ, अपना बैग वैग लेके गई और उसको लेके चली गई स्कूल। उसका भी एडमिशन करा दिया मैंने वैसे। अपने साथ साथ एक और उसको भी करवा दिया मैंने एडमिशन। अब हम 2 लोग हो गए एडमिशन में। फिर वहाँ पे वो बोले कि जो बच्चे फर्स्ट वगैरह आए ना, तो उनको 9th कक्षा में वजीफा मिलेगा। अच्छा, वजीफा और बुक वगैरह मिलती है। तो वो बोले उन्होंने ये देना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो फॉर्म भरवाया उन्होंने, वो फॉर्म फिलअप किया गया। तो फॉर्म फिलअप किया तो बोला आपका ना 9th का जो बुक है आपको फ्री मिलेगी, आप पूरे साल भर पढ़ने के बाद में ये आप रिटर्न कर देना, क्योंकि आप फर्स्ट आए थे। ऐसे करके उन्होंने वो बुक मुझे दे दिया, और बुक लेके फिर मैं आ गई। तो माँ बाप का खर्चा भी कम हो गया। वो भी बुक का बच गया, क्योंकि उस समय बुक बाहर से खरीदनी पड़ती थी ना, फिर स्कूल से मिलता नहीं था, तो वो भी खर्चा कम हो गया। और मेरी फ्रेंड ने तो खरीदा था, उसको तो मिला नहीं था। अच्छा, तो फिर वो चीज़ें बच गई। फिर 9th में गई, तो 9th से अब समझ में आया थोड़ा पढ़ाई लिखाई टफ हो गया है, तो ट्यूशन लगेगा कि करना पड़ेगा। तो ट्यूशन तो फिर भी मैंने किया नहीं था। जब मैं 10th में पहुंची ना, तो उस समय मेरी बहन, जब मैं 10th में पहुंची तो मेरी जो छोटी बहन थी सिस्टर, तो वो यहाँ 8वीं उसने पास कर लिया था। 2002 की बात है। अच्छा, तो जब मैं 10th में गई तो अपनी सिस्टर का भी एडमिशन मैंने AP ब्लॉक में ही करा दिया। मैं कहा इसका भी एडमिशन यही करा देता हूँ, दोनों बहनें आना जाना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी साथ में। तो और जो मेरे से मंजली बहन थी, उसका लाल बिल्डिंग में एडमिशन हुआ था,
वो कम पढ़ती थी, उसका परसेंटेज कम थे, तो लाल बिल्डिंग में उसको लिया गया, एपी में लिया नहीं था, लेके गई थी तो, और छोटी वाली का ले लिया था। तो दोनों बहनें हम पढ़ने लग गए वहीं पे। तो उसके बाद फिर मैं एक एनजीओ और भी बाल कदम मंच उसके साथ जुड़ी थी, नेकडोर। हाँ 2002 में उसी समय जुड़ी थी मैं। तो उस समय जुड़ी तो प्रोग्राम वगैरह हम लोग करते थे, छोटे मोटे बच्चों के जो प्रोग्राम होते हैं उसमें शामिल हुआ करती थी। बच्चों को प्रोग्राम में लेके जाना, जैसे खेल कूद का, ड्राइंग का कंपटीशन वगैरह, डांस कंपटीशन, वो सब हुआ करता था। तो उसके माध्यम से जो टीचर थी हमारी अनीता भारती एक हुआ करती थी, और पुष्पा जी एक थी। तो वो सब उन्होंने मतलब आगे बढ़ने के लिए कुछ जानकारी दिया करते थे, दिया करते थे, आके मोहल्ले में आया करते थे वो लोग, बोलते थे आपको बच्चे आगे बढ़ना है तो क्या क्या करना है, तो वो सब चीज़ें सिखाया करते थे। तो उसके माध्यम से फिर मैंने अपनी बहन को विदेश भी भेजा था 2002 में। 2002 में जो हाँ, जब वो 9th में गई थी ना, तो 9th में ही वो 2000 उसमें गई थी, तो उसको बाहर भेजा था। तो उस समय बहुत दिक्कतें आई थी, मतलब एक तो उसका एज का वो था कि हम 13 साल के तक के बच्चों को ही लेंगे और उससे ज़्यादा बच्चों को नहीं लेंगे, और दूसरा ये था कि मतलब छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी स्कूल से, क्या होगा, ठीक है, और पासपोर्ट बनेगा नहीं बनेगा, उसके लिए बहुत सारी दिक्कतें आई। तो फिर मैंने टीचर से कहा, तो टीचर तो राजी नहीं थी भेजने के लिए। और जो फिर अनीता भारती जी से मैंने बोला कि ऐसी सी बात है, टीचर तो मना कर रही है और पासपोर्ट कैसे बनेगा। तो वो बोली कि ठीक है हम लोग करवा देंगे, इसमें खर्चा आता है 20,000 रुपये का। तो उस तरीके से उन्होंने बताया। तो मैंने कहा खर्चा तो हम कर नहीं सकते, इतना पैसा आएगा कैसे। तो वो बोली उसकी टेंशन मत लो, हम लोग सब करा देंगे, जो भागा दौड़ी का काम होगा ना वो आप कर लेना। ठीक है, मैं ठीक है वो मैं कर लूँगी। तो उस समय जन्म पत्री नहीं हुआ करती थी। अब उन्होंने जन्म पत्री मांग लिया, तो जन्म पत्री का क्या करूँ, तो मुझे पता ही नहीं था जन्म पत्री बनती कहाँ है। तो फिर उन पूछताछ की मैंने ऐसे ही, तो बोले कि रामपुरा कोर्ट जाना पड़ेगा आपको। तो रामपुरा कोर्ट गई, वहाँ गई तो दलाल लोग खड़े होते हैं, बोलते रहते हैं क्या हुआ, वो बुलाते रहते हैं। तो मैं गई एक के पास, तो मैंने उससे पूछा भैया जन्म पत्री बनेगी, तो बोला हाँ बनेगी। तो मैंने बोला कितने तक की बनेगी ये बताओ पहले आप। तो बोला कि 1000-1200 रुपये लगेंगे, बन जाएगा आपका। तो मैंने कहा ये बता दो कितने दिन में मिल जाएगा। तो बोले कि 2 से 4 दिन में आप आना और ले जाना यहाँ से। उस समय फ़ोन भी नहीं हुआ करता था इतना ज़्यादा कि किसी को फ़ोन भी करा जाए, और फ़ोन भी नहीं था मेरे पास। हाँ, कुछ साधन ही नहीं था। तो फिर जाके ही हम बात कर सकते थे। उसका ना एड्रेस वगैरह लेके आ गए दुकान का, तो वो या तो फिर वो खुद आए, ऐसा होता था। तो उसको दे के आ गई, सब कुछ नाम वाम दे के आई कि ये माता जी का नाम, पिताजी का नाम ये है, और देख लो 90 के पैदाइश है और 13 साल के हिसाब का बनाना है, आप वो देख लो। वो उसको 13, तो वो बोले कि 93 का कर देता हूँ, उसके हिसाब से 13 साल की बन जाएगी है, क्योंकि 90 से तो वो 16 की बनने जा रही थी, 15 और 16 की, तो वो तो जा नहीं सकती थी विदेश। तो उन्होंने फिर 93 के हिसाब से जन्म पत्री बनवा दिया, और 1200 रुपये लिए दलाल ने। तो मैं वो लेके आ गई, और वो जन्म पत्री और 20 फ़ोटो मैंने अपने टीचर को दिया जो बनवा रही थी, अनीता भारती जी, उनको मैंने दिया। तो वो बोली कि ठीक है बन जाएगा। अब उन्होंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया। तो फिर बोले एक दिक्कत और है, पासपोर्ट के लिए अप्लाई तो हो गया है पर अप्रूवल वगैरह टाइप का वो नहीं मिल पा रहा। तो मैंने कहा मैडम उसके लिए तो मैं, आप बताओ कैसे क्या करना है। तो वो भी मैं चली जाऊंगी। तो उन्होंने एम्स हॉस्पिटल है ना, उसके जगह में हयात वो है, हयात होटल है ना जो, उसके पीछे बनता था पासपोर्ट वगैरह, आर के पुरम कि वहाँ जाके आपको वो साइन वाइन करके आना होगा। तो उस समय मम्मी पापा को भी लेके नहीं गई थी, मैं खुद ही गई थी, सारा काम मैंने खुद ही किया समझो। तो वहाँ पे भी वो सब कुछ करा के आ गई। 1 हफ्ते में पासपोर्ट बन के आ गया, वो उन्हीं के हाथ में आया पासपोर्ट। अच्छा, वो उन्हीं ने ले लिया, नेताजी ने बोला कि ठीक है आपका पासपोर्ट हो गया तैयार। तो जब भेजना था उनको, तो उस समय भी गली के लोगों ने बोला 5 लड़कियों का नाम लिखवाया था मैंने भेजने के लिए। अच्छा, कि इनको भेजना है, आप बाहर भेज दो। तो उनके माँ बाप बोले कि लड़की को भेज देंगे तो उसकी क्या जिम्मेदारी आप लेंगे, और यार लड़की को कुछ हो गया तो क्या होगा, वहाँ विदेश का मामला है, कुछ भी हो जाएगा तो जिम्मेदारी आप लेंगे क्या। इस तरीके से वो लोग बोलने लग गए मुझे। तो मैंने कहा जिम्मेदारी ये बताओ सर अंकल कि अगर जिम्मेदारी मैं ले रही हूँ तो मेरी बेटी भी तो जा रही है ना, तो जिम्मेदारी मैं उसकी भी ले सकती हूँ, है ना। तो उसकी जिम्मेदारी जब मैं नहीं ले रही, वो जा रही है जहाँ पर, क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता, पर उसके साथ कोई बड़ा जा तो रहा है ना, जो भी होगा वो देख रेख करने के लिए जा रहा है। कोई दिक्कत आएगी तो परेशानी आएगी वो लोग देख लेंगे, ठीक है ना। मैं तो साथ में जा नहीं रही, तो आपको भेजना है तो बता दो, नहीं भेजना तो बता दो, मैं तो अपनी बहन को भेजूंगी, ठीक है ना, कुछ भी हो जाए मैं भेजूंगी, ठीक है। तो फिर मैंने इस तरीके से उनको बोला, तो बोले हम लोग अपनी बेटियों को नहीं भेजेंगे। उन्होंने हाथ हटा लिए, एक तो हमारे सामने वाली जो घर के सामने रहती है,
एक बगल में लड़की रहती थी, और एक रेखा की बहन है, तो वो तैयार हुई थी जाने के लिए। देश गया बात? स्पेन गए थे वो लोग। स्पेन गए? स्पेन में नहीं, स्पेन गए थे बार्सिलोना। राइट, ठीक है, स्पेन स्पेन गए थे। तो स्पेन से स्पेन जाने के बाद ना एक बार्सिलोना गांव है वहाँ पे, जैसे छोटा कस्बा होता है ना, उस टाइप का बार्सिलोना एक कस्बा है वहाँ पे। तो वहाँ उनका टेंट था लगा हुआ था, कैंप जो कैंपेन था। तो 10 दिन के लिए वो गई हुई थी वहाँ पे। तो 10 दिन के लिए उसको भेजा था मैंने। तो जो भी खर्चा वर्चा हुआ, तो मेरे भी खर्चे हुए थे उसमें 5-6 हज़ार, तो कपड़े लत्ते वो सब लेने देने में, बैग वैग करने में। तो उस समय क्या हुआ कि अब चलो मैं अकेली थी, उस समय ही प्रॉब्लम आई। तो माधुरी मौर्य जी आंटी हमारी एक, वो उनकी लड़की भी गई थी साथ में। लड़का गया था, लड़का गया था। अच्छा, उनका लड़का? हाँ, लड़का गया था। तो गाड़ी लेकर आई थी वो, कार लेकर आई। तो बोला कि आप ना चलना साथ में एयरपोर्ट तक, तो वहाँ अपनी बहन को छोड़ने के लिए, तो एयरपोर्ट चल लेना। तो वहाँ गए तो राजेश्वरी के घर पे हम लोग रुके। तो गाड़ी लेके जब वो आई ना, तो राजेश्वरी की मम्मी और राजेश्वरी और उसका भाई, वो तीनों जने मिलके गाड़ी में बैठ गए। उन्होंने मेरे लिए मना कर दिया कि आप नहीं जाओगे, आप यहीं बैठो। उस समय बहुत गुस्सा आया मुझे। किसने मना कर दिया? आंटी ने, राजेश्वरी की मम्मी ने। अच्छा, मना कर दिया कि आप नहीं जा सकते हो, ठीक है, आप यहीं रुको। अब उसके छत के ऊपर मैं सोती रह गई 12-1 बजे तक, वहाँ पे सोई। छत के ऊपर बैठी रही, सोई क्या, ऐसी जगी रही मैं, है ना। और देखते रह गए कब तक वो लोग रिटर्न आएंगे छोड़ के उसको। जब छोड़ने गए थे तो अब उसको, तो हाँ, छोड़ने के समय में अनीता जी के घर गए थे हम लोग। अच्छा। लेने के टाइम पे मतलब ऐसा हुआ। छोड़ने के टाइम में अनीता भारती जी के घर पे गए, तो तैयारी वारी वहीं पे करी। 2 घंटे हम लोग वहीं रुके थे। फिर उन्होंने पैकिंग वैकिंग कराई, और अनीता जी सारे बच्चों को लेके अपनी गाड़ी में वो चली गई। तो उनके घर से हम लोग रिटर्न आ गए थे। जिस दिन वो आ रही थी ना 10 दिन बाद, तो उस दिन उन्होंने बोला था कि हम एयरपोर्ट जाएंगे बच्चों को लेने के लिए, तो आप साथ में चलना अपनी बहन को लेने के लिए। तो वो खुद चले गए थे अपनी फैमिली लेके, पर मुझे लेके नहीं गए थे वो लोग। अच्छा, ठीक है, मुझे वहीं छोड़ दिया था। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अब जो भी हो ठीक है। तो वहीं रुक गई मैं अकेले। जब वो 12 बजे रात को रिटर्न आए, तो मेरी बहन आई, तो फिर मैं उसको लेके अपने घर आई फिर 12 बजे रात को। अच्छा, तो अपने घर आई लेके, तो मेरी मम्मी बहुत खुश हुई, मेरे पापा भी बहुत खुश, लौट के आ गई। हाँ। 10 दिन के तो सफर को। हाँ। सब लोग बोलने लगे कि कैसा रहा सफर, ये वो सब पूछने लग गए। तो मैंने कहा जब आप लोगों को मैंने बोला था कि भेज देना, तो आप बोले कि गारंटी लो, मेरी बेटी को कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, है ना। तो आप उस समय नहीं माने, है ना। अब देखो मेरी बहन आ गई ना लौट के, अब तो विश्वास हो गया। तो उसके बाद मेरी बहन की ट्रेनिंग भी हुआ करती थी। हजरत निजामुद्दीन के पास एक स्कूल हुआ करता था, अच्छा, NGO का। वहाँ लीजा मैम थी कोई, तो उनके यहाँ ट्रेनिंग हुआ करती थी। वहाँ मुस्लिम लड़कियाँ भी थी बहुत सारी, और लड़के भी हुआ करते थे। तो वहाँ पेंटिंग वगैरह सिखाते थे, बेकार चीज़ों से बनाना, जैसे चूड़ी हो गया, कंकड़ वगैरह हो गया, कोई चीज़, तो उनको जोड़कर किस तरीके से पेंटिंग बनाना है, वो सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। फोटो फ्रेम टाइप का बनाने के लिए बनाना सिखाते थे, क्रिएटिव आर्ट। हाँ, क्रिएटिव आर्ट की तरह बनाते थे। तो मेरी बहन अकेले जाया करती थी उस समय भी। हाँ, निजामुद्दीन अकेले जाया करती थी ट्रेनिंग के लिए। जब ट्रेनिंग ख़त्म हो गई थी 10 दिन की ट्रेनिंग, उसके बाद वहाँ से उसको एक कैमरा मिला था इनाम में, सैमसंग का कैमरा वगैरह मिला था, और जो भी चीज़ें थी, बैग वैग, खाने पीने का सामान वामान, वो सब मिला था उनको। तो वो देख के भी लोग फिर खुश हुए कि एक लड़की, छोटी सी लड़की अकेले आती जाती है, और उसकी बहन ने बहुत सपोर्ट किया उसको भेजने में, ठीक है। उसके बाद से तो फिर सभी लोग मुझे ज़्यादातर जानने ही लग गए। अच्छा। तो अभी तक सभी लोग जानते हैं, जो भी काम होता है मेरे मोहल्ले में, वो सब लोग फॉर्म वॉर्म भरवाना हो, कुछ भी काम करवाना हो, सब मेरे पास ही आते हैं कि दीदी ये काम कर दो, ये कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। सब लोग इस तरीके से ही करते हैं। तो और ये सुशीला की अब तक की ये सफ़र आपने सुना, अपने के माध्यम से ये भी जाना कि पढ़ाई में अव्वल रही। जिस जगह पर इनका रहना है, मुझे नहीं लगता कि उस समय 10वीं पास से ज़्यादा कोई कम्युनिटी में लोग था। हाँ, उस समय 10वीं पास से ज़्यादा लोग था भी नहीं उस कम्युनिटी में। और इनके पापा तो खैर 2वीं पास थे, लेकिन आयुर्वेद के जानकार थे। उनकी दृढ़ इच्छा थी बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए, इसलिए वो 2वीं पास होने के बावजूद भी ये जब 5वीं में थी तो वो उनको फादर क्लास दिया करते थे। यही देखिए शिक्षा पद्धति का ये जो बहुत बड़ा एक गैप है।
ये हमें आज के दौर और उस दौर को अगर हम परखें तो ये अनुभव करेंगे कि आज 5वीं का बच्चा वो दूसरी के बच्चों को नहीं पढ़ा सकता हूँ। लेकिन उस समय दूसरी पढ़ा लिखा लोग वो 5वीं के बच्चों को पढ़ाते थे, 5वीं के बच्चों को पढ़ा देते, क्योंकि उस समय का जो शिक्षा व्यवस्था थी वो शिक्षा के साथ साथ वो पूरी अध्ययन के साथ जो उनकी कंठस्थ करने की क्षमता और चीज़ों को अवलोकन करने का, एक ही चीज़ को बार बार उनको रिपीट करवाया जाता था ताकि उनके दिमाग में वो चीज़ बैठा रहे। अभी तो सिर्फ किताबी कीड़ा बनने के लिए नहीं, आपकी सिर्फ सिलेबस से बंधे हुए नहीं, जो पहले की पढ़ाई हुआ करता था वो सिलेबस से बाहर की भी चीज़ें होते थे और उनमें स्मरण शक्ति लोगों में ज़्यादा होता था, जिस कारण से कि उनकी पढ़ाई मजबूत होता था। और समय के साथ चीज़ें भूलते भी हैं, ऐसा नहीं है कि जो अभी हमने कॉलेज में पढ़ा मुझे याद होगा नहीं होगा, लेकिन हमने जो पहली दूसरी क्लास में ABCD पढ़ा, मात्राएं पढ़ा, गिनती पढ़ा, वो तो कंठस्थ याद है आज भी। मैंने तो 6ठी से इंग्लिश सीखी थी, आज के बच्चे तो पहले से सीखते हैं, फिर भी उनको ABCD याद नहीं होता। और हम 6ठी के बाद से हमने बुक पढ़ना, दिस इज कैट, दिस इज रैट, ये सब सीखा। उसके बाद भी मतलब इतनी अच्छी नॉलेज हो गई पढ़ाई लिखाई में। तो ये तमाम चीज़ें जो था कि आपने छोटी बहन को स्पेन भेजना, और आपने ये सुना भी किस तरह से इनको वो भेजने के लिए क्या क्या तैयारियां करना पड़ा, कहाँ कहाँ धक्के खाने पड़े, ये तमाम चीज़ें हैं जो जीवन में करने से ही पता चलता है। ये जो जानकारी है, ये जानकारी किसी किताब और किसी सिलेबस में नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की अपनी एक निराला अंदाज है। अपने जीवन में करते करते ही बहुत कुछ सीख जाते हैं। और मेरे पिताजी ने ये चीज़ मुझे अच्छी चीज़ सिखाई कि घुमक्कड़ी जीवन होना चाहिए। घुमक्कड़ी जीवन जो रहता है ना वो बेस्ट रहता है, वो कभी धोखा नहीं खाता, ठीक है ना, और कभी भी पूछ के अपना जो रास्ता वो तय कर लेता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। और जो घर में घुसे रहते हैं ना, उनको कहीं आपने बोल दिया एकदम से निकलने के लिए तो वो निकल नहीं पाता। तो ये मेरे पापा ने बहुत अच्छी चीज़ सिखाई थी मुझे, जहाँ पे भी जाते थे ना वो लेकर जाते थे। तो जो भी रास्ता तय करना होता था ना वो समझो पैदल भी करते थे कई बार वो लोग। अच्छा। तो पैदल में भी रास्ता मुझे दिखा रखा था कि कैसे जाना है, पैदल कैसे जा सकते हैं, कैसे जाना है। एक बार तो मैं भटक गई थी राजा गार्डन में, तो वहाँ से मैं पैदल घर आई थी। राजा गार्डन से पैदल घर आ गई थी। सोच सकते कि राजा गार्डन लगभग राजा गार्डन इसके यहाँ से राजा गार्डन से लेकर के हैदरपुर बादली मोड़, जो अभी बादली मोड़ मेट्रो स्टेशन है, इसकी दूरी लगभग 14 से 15 किलोमीटर के आसपास है। और उस सफर को पैदल चलना आज के बच्चे तो उस समय ना वो कॉलेज वाले बच्चे जो तोड़फोड़ करा करते थे ना, तो तोड़फोड़ मचा दिया रोड पे उन्होंने। अब बोला कि बस आगे जाएगी नहीं। अच्छा। तो करोगे क्या? तो दीदी के घर जा रहे थे हम लोग RK पुरम। तो RK पुरम तो जा नहीं सकते थे, वो ज्यादा दूर पड़ता और उल्टा रास्ता पड़ता। तो मैंने कहा अब घर ही आ जाते हैं, तो पैदल हम लोग लौट के घर आए थे। बहुत अच्छा। तो ये चीज मेरे पापा ने बहुत अच्छे से सिखा रखी थी कि आप पैदल भी चलो, रास्ता भी देखो कि आप किस रास्ते पे जा रहे हो। तो इसकी वजह से मुझे बहुत कुछ नॉलेज हो गया। तो आप अगर कहें कि भाई स्कूल के टीचर के अलावे जो आपके अच्छे गुरु रहे, जो जीवन जीने की कौशल सिखाया, वो आपके फादर ने सिखाया, मेरे पापा ने सिखाया। जो गुरु से भी बढ़कर काम किया, उन्होंने एक जिम्मेदारी आपको समझने और संभालने की उन्होंने सबक दिया आपको। तो इस तरह से आपने अपने फादर से और क्या क्या ज्ञान हासिल किए? कुछ आयुर्वेद के बारे में भी ज्ञान हासिल किया है। हाँ, कुछ दवाइयाँ वगैरह तो मैं खुद दे देती हूँ। अच्छा। कई तरीके की दवाइयाँ हैं आयुर्वेदिक में। गुड। ठीक है, तो वो भी मैं दे देती हूँ। तो वो तो है ही। बाकी नाड़ी देखना नहीं आया क्योंकि उस समय मेरे पापा की डेथ हो गई जब मैं सीखने जाने वाली थी। अच्छा। कुछ नाड़ी देखना भी मैं सीख लूँ, इसके माध्यम से मैं दवाई किसी को और दे सकूँ। तो वो चीज़ नहीं सीख पाई थी, बाकी चीज़ तो थोड़ा बहुत तो आता ही है। मेरे पापा ने जो मेरे सामने देते थे तो वो देख देख के मैं सीख गई कि कौन सी बीमारी में। क्लिनिक खोल रखे थे? नहीं, क्लिनिक नहीं खोल रखा था। मतलब ऐसे ही मेरे पापा के पास सभी लोग आते थे। अच्छा। सब लोग मेरे पापा को जानते थे, तो वो आते थे। अच्छा। तो यहाँ सब मेरे पापा जी को गुरुजी बोला करते थे। अच्छा। क्योंकि 1-2 लोगों को मेरे पापा ने ठीक कर दिया था। एक का हाथ कटने वाला था, तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि इसका हाथ ही कटेगा और ठीक नहीं हो सकता। तो मेरे पापा ने देसी दवाई दी थी, तो उसके बाद उसका हाथ ठीक हो गया। तो तब से वो सबके सब गुरुजी बोलने लग गए कि गुरुजी अच्छा दवाई देते हैं। तो उनसे तो हर कोई दवाई लेने आने लग गए। कईयों के जैसे बच्चे नहीं होते थे तो उसकी भी दवाइयाँ दी थी, तो वो दवाइयाँ भी मेरे पापा ने दी, तो उसकी वजह से भी बहुत नॉलेज बढ़ गई है, तो सभी लोग जानने लग गए। तो आपने जो पापा से और अपने क्लास टीचर से सीखा, वो उनमें से
आपके पास कौन कौन सी ताकत आई जो जीवन जीने में आपको मददगार साबित हुआ? एक तो अकेले कहीं पे भी निडर होकर निकल सको, हाँ, इसकी ताकत आई, क्योंकि किसी से डरना नहीं है। और कहीं किसी फील्ड में गए तो बातचीत करने से नहीं डरना है, बात अब निडर होके बोल सकते हो, ठीक है। अगर हम डर के बोलेंगे तो कुछ चीज सामने निकल के नहीं आएगी। जो चीज पूछना है आप डायरेक्ट पूछ सकते हो, ये चीज है। खुद से जीना सीखा, किसी के भरोसे नहीं सीख कि कोई मुझे सहारा देगा तो मैं जीऊँ, ऐसा कुछ नहीं। मैंने खुद से जीना सीखा, जो भी किया, ट्यूशन भी पढ़ाया, सिलाई की, अभी भी करती हूँ मैं थोड़ा बहुत काम। मैंने कोई काम छोड़ा नहीं है, जो मिल जाए हमें सब करते चलो। तो उसके माध्यम से भी बहुत कुछ किया, तो डरती नहीं मैं किसी से कि कोई मेरे सामने आएगा सपोर्टर बनेगा तो मैं चलूँगी, ऐसा कुछ। अच्छा, तो अगर हम बात भय और डर की करें तो वो जीवन की कुछ कमजोरियाँ, कुछ डर, कुछ भय जीवन के किसी पहलू में आपने अनुभव किया? कभी आपको ऐसा महसूस हुआ? नहीं, ऐसा तो डर वर तो मुझे कुछ लगा नहीं इतना। हाँ, अब बस यही था कि अकेले ऐसा अगर कोई रहता है कभी कुछ बोल दे, इस टाइप का तो थोड़ा लगता था कि लड़की है, क्योंकि ऐसे केसेस जो सुनते हैं हम लोग आजकल कि लड़की बाहर निकलती है तो रेप वोप कर दिया, छेड़ दिया, कुछ कर दिया, तो इस टाइप का थोड़ा डर तो लगता है कि रात भर लड़की निकली तो कहाँ जाएगी, कुछ हो ना जाए। ठीक है। पर मैं तो कई बार निकली तो मेरे साथ तो ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं। अच्छा। तो इसलिए खास कुछ डर नहीं लगा मुझे, है ना, क्योंकि कभी इस टाइप का कुछ घटना हुआ ही नहीं। जो भी लोग मिले सब अच्छे लोग मिले, और बुरे भी होंगे तो मेरे सामने कभी किसी ने कुछ जाहिर नहीं किया, तो इसलिए मुझे कुछ पता नहीं चला। तो उसके पीछे राज क्या था कि भाई जब आप कह रहे कि उस समय भी छेड़छाड़ होता ही था, तमाम घटनाएं भी होता था, तो और आप घूमना बंद भी नहीं करते थे, तो आखिर वो कौन सा आपने लुक बना रखे थे या क्या आपने लठ लेके चलते थे जिससे कि आपको लोग नहीं परेशान करते थे या आपसे डरते थे, भय खाते थे? ऐसा क्या आपने पावर बना रखा था अपना, या पावर? थोड़ा ऐसे ही बस जैसे लड़के लोग रहते हैं उस टाइप का मैं रहती थी, डरती थी नहीं। अच्छा। बस ही चलती थी जैसे लड़के लोग रहते हैं। तो और उनके साथ खेलना कूदना भी होता था, लड़कों के साथ ही जाया था, तो फिर बोलचाल की भाषा भी उस टाइप की हो गई थी। अच्छा, तो दबंगई जो है अपने लड़कों जैसा सीख रखा था। लड़कों जैसा सीख रखा था। हाँ। तो कोई भी आया तो बस चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, अगर ज्यादा तू तड़ा किया तो धर दिया बस उठा के। ये बात कि एक ही इलाज है कि भाई उनके हाँ ना करने से पहले दबाम लगा दिया। हाँ, अगर कुछ गलत बोला है, कुछ किया तो बस धर दिया उठा के, और कुछ काम नहीं। तो ऐसा कोई उदाहरण जिससे कि आप कभी नाराज होके, दुखी होके किसी को अच्छे से तोड़ मचाया हो, अच्छे से ठुकाई किया हो? हाँ, बस एक ही था, एक लड़के ने बस ऐसे ही बोल दिया मुझे, प्रपोज कर दिया। मैं उसके पास गई और उसको पकड़ के वो बोला आई लव यू, मैंने उसको पकड़ा और उससे कहा ये बता अपने घर में किसी को आई लव यू कभी बोला है तूने? वो चुप खड़ा हो गया, उसकी कॉलर पकड़ी और उठा के उसको पटक दिया और मारना शुरू कर दिया। अच्छा। मैं कहा आज के बाद ना बोल मत दियो कभी भूल के ये चीज। अच्छा। तो ऐसा कोई चक्कर ही नहीं था। अच्छा, तो ये आपने जो है अपना एक लड़कपन का रुतबा आपने जो है ठोका उसको बढ़िया से, तबीयत से। हाँ। कि भाई ऐसे मत समझ लेना अब अगली बार से हैं। और आज के टाइम पे जैसे सब लड़का लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो जाते हैं, उस टाइप का तो कुछ था नहीं पहले। अच्छा। तो इसलिए पता ही नहीं होता था कौन सा गर्लफ्रेंड और कौन सा बॉयफ्रेंड। तो सबके साथ रहते थे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, सबके साथ घूमते थे। तो इस टाइप को कुछ पता ही नहीं होता था कि चक्कर उक्कर भी बात हो किसी की। तो लेकिन आपने इन तमाम चीज़ों में अभी जीवन जीने का आपका आधार क्या क्या है? अभी तो मेरे पास सिलाई का है, दुकान है मेरी स्टेशनरी की दुकान है। हाँ। उसके साथ मैं सिलाई भी कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, और बैंकिंग सेक्टर में काम करती हूँ अभी। क्या? अभी बैंकिंग में आरडी एफडी वगैरह काम है हमारा, लोन वगैरह का काम है। अच्छा। तो वो सब करते हैं अभी, तो उसके माध्यम से ही खर्चे वर्चे जो हैं वो चलते हैं अभी। अच्छा। और साथ साथ और अपने जीवन की वो घटनाएं जिसमें कि आपने कोई जीत दर्ज हासिल किया हो, जिससे कि आपको बहुत सारी अपनों से लड़ना पड़ा हो, जिसमें कि लोग और जगह जीत करके तो आ सकता है, जीत जाता है, लेकिन अपनों के साथ लड़ना और अपनों से जीत जाना, ऐसा कोई अनुभव आपके जीवन में मिला हो? हाँ, मेरी छोटी सिस्टर है जो मंजली है, तो
उसकी शादी कराई थी हमने 2006 में। तो जिस लड़के से शादी कराई थी उसको घर जमाई रखा था हमने। तो उसको बोला था कि हम ज़मीन देंगे 1 कमरे की रहने के लिए, और खेती जो भी होगा वो देंगे, तो हमारे साथ रहेगा जब देंगे। तो 4 साल वो रहा। 4 साल के बाद वो घर छोड़ के चला गया, अपने आप घर छोड़ के चला गया। क्योंकि मेरे पिताजी बोलते थे कि हम तेरा नाच गाना मुझे पसंद नहीं है, जो करता है जो भी है, तो वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है। हमारी खेती बाड़ी है तो खेती बाड़ी कर, यहाँ रह, और जो भी करना है खाना पीना तो मिल ही जाता है, तो फिर बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है तुम्हें। तो वो माना ही नहीं, वो ये चीज़ करता ही रहता था। अच्छा। तो इस चीज़ के लिए मेरे पापा ने कई बार बोला उसको, तो वो चीज़ उसे पसंद नहीं थी कि मुझे कोई टोके, तो इसीलिए वो घर छोड़ के चला गया। अच्छा। बोला कि फिर मैंने उसको कॉल भी किया दिल्ली से, फ़ोन जब उस समय मैंने ले लिया था, तो मैंने फ़ोन भी किया उसको। 2007 की बात है, जब मैं कॉलेज में थी, फर्स्ट ईयर में, नहीं सेकंड थर्ड ईयर में। तो मैंने फ़ोन भी किया उसको कि तुम मत जाओ छोड़ के, मैं खुद आऊँगी, तो उसके बाद जो भी बातचीत है सामने बैठ के कर लेंगे। हाँ। उसके बाद तुम चले जाना, अगर तुम्हें रहना होगा तो रह लेना, नहीं रहना होगा तो जो भी लिखा पढ़ी होती है गांव में, जो बातचीत होती है उसके बाद तुम चले जाना भाई छोड़ के, कोई ऐतराज नहीं है हमें। हाँ। तो वो उससे पहले ही चला गया छोड़ के। अच्छा। फिर मेरी बहन 1 साल ऐसी बैठी रह गई। अब बैठी रहेगी तो भाई जवान लड़की है, बच्चे भी नहीं है, 4 साल शादी को हो चुके थे, तो फिर वो कब तक बैठी रहेगी। ठीक है। तो एक लड़का ऐसी पसंद आया तो उसके साथ शादी करा दी। बोला ठीक है उसके साथ शादी करा देते हैं, ठीक ठाक है लड़का भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब शादी के बाद क्या हुआ कि जो मेरे भैया लोग थे वो थोड़ा लालची थे ज़मीन उमीन के, तो वो चाहते थे कि ये लड़की है तो इनसे ज़मीन हम ले सकते हैं, और इनके घर में ऐसा हो गया स्थिति। और दूसरी कि जो लड़का जिससे शादी कराई थी उससे तलाक नहीं हुआ था, तो उस लड़के को वो लोग लाने जाना शुरू कर दिए अपने घर पे। अच्छा। अब उसको लेकर वो सोचते थे कि हम लोग इसके ऊपर केस वेस करेंगे। तो जैसे यहाँ पे कुछ चलता है देना लेना, तो हमारे यहाँ बूंदा बोलते हैं उसको, जो दहेज का लेन देन होता है। हाँ, जैसे लड़की छोड़ के चले जाए ये लड़का, हाँ। तो बूंदा बोलते हैं उसको, तो वो दिया जाता है। जैसे लड़की अगर चली जाए पहले तो लड़की वाले देंगे, और लड़का चला जाता है तो भी लड़की वाले ही देते हैं, पर वो दूसरे तरीके से देते हैं। जो लड़का लेके जाएगा ना तो वहाँ से वो दिलवाया जाता है। अच्छा, ये मैं क्लियर कर दूँ कि ये बुंदा, जो बुंदा शब्द है ये वहाँ की छत्तीसगढ़ की लोकल शब्द है, जिसका अर्थ होता है एक तरह से पनिशमेंट, सजा, हाँ, प्लांटी टाइप का, कि भाई अगर किसी लड़के ने किसी लड़की को छोड़ दिया या किसी लड़की ने लड़के को छोड़ दिया, उसके एवज में ये प्लांटी उनको देना पड़ता था। और ये डिसाइड जो है वहाँ की पंचायत करती है, और ये पंचायत डिसाइड करता है कि इसको कितना बुंदा इनसे लेना चाहिए, ये ना। हाँ, ये चीज़ तो इस टाइप का था। अब उन्होंने वो तो करवा दिया, वो लेकर आए, तो उन्होंने बोला हम 8 गांव की पंचायत रखेंगे, 8 गांव की पंचायत के सामने आपको बोलना होगा। तो ठीक है भाई, अब पंचायत बुलाई गई, 8 गांव की पंचायत आई, तो 7 बजे के बाद पंचायत बुलाई गई। तो बोले ठीक है सभी को बुलाया जाए, जो मेन बंदे होते हैं पंचायत के उनको बुलाया जाता है, गाँव के भी बाहर के भी सबको, तो उनको बुलाया गया। तो पंचायत में वो सारी बातें रखी गई कि लड़का पहले गया कि लड़की पहले गई, वो सब चीज़ बात करते करते वो लास्ट में 12-1 बज गए ऐसे ही। तो उन्होंने एक चीज़ रखा कि जितना भी होगा जो बूंदा देना होता है वो तो देना ही होगा, तो वो तय किया गया। तो उन्होंने मेरे से बोला कि वो तो देना ही होगा किसी भी स्थिति में। तो मैंने बोला अगर आपके हिसाब से जैसे भी लगता होगा गाँव में, अगर 5 लगता होगा तो मैं 10 दे दूँगी, अगर 10 लगता होगा तो मैं 20 दे दूँगी। आप मुझे बता दो क्या आपका वो रूल है जो भी गांव का, कैसे लगता हो मुझे बता दो, मैं वो दे दूंगी। ठीक है। तो वो बोलने लग गए कि ठीक है। तो अंदर गए, 5-6 लोग बैठे अपने, बातचीत किए और कुछ पेपर पे लिख के लेकर आए। वो लिख कर लेकर आए और उन्होंने बोला कि आप ना इस पर साइन कर दो। तो मेरी मम्मी और छोटी बहन और मैं, हम तीनों जने बैठे हुए थे, तो हमने साइन कर दिया। उसके बाद साइन करने के बाद मैं अपने भैया को घर के अंदर लेके आई। हाँ। और मैंने भैया से पूछा, मेरे भैया सरपंच हैं, तो उनसे मैंने पूछा कि भैया आपने ये साइन तो करा लिया, तो ये आपने जो 50,000 लिखा है तो ये क्यों लिखा आपने, किस बात के लिए लिखा। तो बोले ठीक है बहन, वो मैं बना लूँगा, आज चलो दोबारा से पंचायत में सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी, आप बैठो। तो वहाँ बैठे। और वहाँ बैठने के बाद जब मैंने उनसे पूछा कि 50,000 किस लिए लिखा गया है, तो बोला ये आपका जुर्माना है। तो मैंने ये जुर्माना कैसे आएगा, मेरे से कैसे लोगे आप? हाँ। जो गया है उससे लोगे ना आप। तो कह रहे नहीं आप ही का लगेगा। तो मैंने कहा कैसे लगेगा? तो फिर मैंने उनको गंदे शब्द में जवाब दिया कि रंडी नाच का पैसा आता है क्या?
जो मैं दूं आपको। मैंने ऐसी जवाब दिया, मैं कहा इस तरीके से पैसे आते हैं क्या? जैसे मैं आप मेरे से बात कर रहे हो, हम लड़की हैं, ठीक है, और मेरी बहन है, मेरी माँ है, तो उनको दबा रहे हो, किस बात के लिए दबा रहे हो? कि पैसे लेने के लिए कि हम कमज़ोर हैं? अगर इसी जगह पे मेरा भाई होता या मेरा बाप होता, कोई भी होता, तो आप ये काम करते हैं हमारे साथ? नहीं करते ना, क्योंकि लड़का छोड़ के गया था, लड़की छोड़ के नहीं गई थी पहले, ठीक है। तो उन्होंने इस तरीके से बात करी, अब वो दबाने में शुरू हो गए, सारे के सारे दबाने लग गए। तो मैंने अपने भैया से पर्सनली बोला कि तेरी भी 9 बेटी है, ठीक है, अगर मैं रंडी नाच कहीं पैसे लेके आती हूँ ना, तो अपनी बेटी को भी मेरे साथ भेज दे शहर में। जब उन्होंने बात ऐसे कही कि तू जब भी जाती है शहर तो पैसे कहाँ से लेकर आती है, उन्होंने इस तरीके से बात करी। बिल्कुल सुशीला बहन, मैं 1 मिनट आपको सिर्फ रुकना चाहूँगा यहाँ पर कि मित्रों, आप सभी दर्शक हमें देख रहे हैं और साथ साथ लिख रहे हैं, ये इनके जीवन का कड़वा सच है। अगर अपशब्द का प्रयोग करना पड़े, अपशब्दों से नवाजा जाए, ये इसलिए भी ऐसा शब्द कहा गया क्योंकि वो अपने भाई थे, अपने चाचा ताऊ के सगे लड़के थे, और जहाँ उनको इनके साथ खड़ा होना था, इनकी मदद करनी थी, बजाय खड़ा होने के बदले, जबकि वो उस गांव के सरपंच थे, 8 गांव के पंचायत, 8 गांव के सरपंच आकर के पंचायत कर रहे थे लोग, जहाँ इनके साथ इनको खड़ा होना था वो इनके पक्ष में नहीं खड़े होकर के 50,000 रुपया का बुंदा का बोझ इनके ऊपर बेवजह डाला गया। वजह अगर हम सिर्फ कहें कि इनके पास कोई अपना भाई नहीं था, तीनों बहन थी और माँ थी, तो इसका जो नाजायज़ फ़ायदा गांव घर में आज भी लोग उठाते हैं। किसी का माइनर सा बात में प्लांटी लगाकर जुर्माना के नाम पर उनके ज़मीन को हड़प लेना, उनके घर को हड़प लेना और लोगों को बेघर कर देना, आज भी गांव में अगर हम बात करें तो जाति आधारित जो पंचायतें हैं या दबंगई का जो अपना चरम सीमा है वो गांव में बहुत प्रखर रूप से जारी है। और जो पलायन करते हैं गांव से, लगभग इन तरह के तभी ये पलायन करते हैं लोग, उनके साथ होती है। कुछ घटनाएं प्राकृतिक आपदा हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो अपने पूरे परिवार को छोड़ करके गांव से पलायन करने का नौबत होता है सुदूर गांव देहात में, वो यही होता है। चाहे शादी के नाम पर, श्राद्ध के नाम पर, मृत्यु भोज के नाम पर, या किसी से अफेयर और शादी हो जाने के बाद किस तरह से एक घर को बर्बाद कर दिया जाए, ये नुक्ता और ये जो तमाम जो तामझाम है ये गांव में अच्छे से लोग करने जानते हैं और लोग हड़प लेते हैं ज़मीन को। सुशीला बहन की ये वही दर्द है। आपको अगर क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये हकीकत है कि ये इनकी दर्द आज भी कूता है। ये कुवन अपने जीवन में किस तरह से संभाल लेती है, ये सोचने का विषय है। इसलिए भी ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। ये आक्रोश है एक तरह से सुशीला बहन का। जी, तो उसके बाद उन्होंने बताया, और फिर मैंने जब उनको बोला कि इस तरीके से बातें जब बोली कि मैं ऐसा नहीं कर सकती और दे भी नहीं सकती, तो उन्होंने हमारे पर केस कर दिया, उल्टा केस कर दिया कि इनके ऊपर तो ये जुर्माना लगना ही लगना है। और जब हम लोग थाने गए वहाँ पर, तो वो लड़का भी गया हुआ था, उसको लेकर गए हुए थे वो लोग। अच्छा। तो थाने वाले के सामने मुझे बुलाया गया, तो मैं तो हिंदी में बात कर रही थी। अच्छा। अब वो गांव की भाषा में बात करते थे, छत्तीसगढ़ी भाषा में। तो मैं हिंदी में जब मैंने बोलना शुरू किया, तो मैंने कहा देखो सर, जब इसको बुलाया गया था लड़के को, जब हमने शादी करी थी, तो उसको बोला था कि हमारे घर में रहेगा, ये मेरे माँ बाप की सेवा करेगा, अगर ये सेवा करेगा तो मैं इसको जमीन का टुकड़ा दूंगा। ठीक है, ये बात हुई थी। जब इसने सेवा किया ही नहीं और ये मेरा घर छोड़ के पहले ही चला गया, ठीक है, कोई सेवा हुई नहीं, और मेरे पिताजी की डेथ भी हो गई, तो फिर उस समय फिर मैं बताओ इनको कैसे दूं, क्या करें, किस आधार पर दें, किस आधार पे दूं? तो पुलिस वाले तो मेरी बात समझ गए। फिर उन्होंने बोला तुम उल्टा केस कर दो, किस तरीके से तुम्हारे पर दबाव डाल रहे हैं, क्योंकि हम अपने तरफ से नहीं कर सकते, आप ही करोगे। तो फिर लिखित रूप में केस कराया गया। तो फिर हमने केस किया, तो 10,000 रुपये लगा। तो 10,000 रुपये हमारे नहीं लगे, वो गाँव वालों के ही लगे। उल्टा गाँव वालों का जुर्माना करवाया गया। तो 10,000 के जुर्माने के हमारे पर केस करके अपनी गलती ना मान के तुमने हमारे ऊपर थोप दिया और हमारी गलती मनवा डाली कि हम गलत हैं, 8 गांव की पंचायत गलत है। उसके बाद से पंचायत आना बंद कर दी, और जो पंचायत के हेड थे उन्होंने बोलना बंद कर दिया। अच्छा। कि ये लड़की तेज है, अब तो कुछ हो नहीं सकता।
और 10,000 का जुर्माना हमारे ऊपर ही लगवा दिया। तो 10,000 का जो जुर्माना लगा तो गांव में एक कमेटी बिठाते हैं ना जो, तो सारे लोग मिलके उसमें पैसा डालते हैं, ठीक, ट्रस्ट टाइप का। तो ट्रस्ट का पैसा था वो उठा के उन्होंने वो जुर्माना भरा था। तो अच्छा। जो जुर्माने का पैसा जो ट्रस्ट का था वो उन्होंने भरा, तो ट्रस्ट का पैसा तो हो गया खत्म। ठीक है। दोबारा उन्होंने यही काम किया जब मेरी सिस्टर की शादी होनी थी, छोटी वाली की, तो उसकी शादी करने गए तो सबने आने जाने के लिए मना कर दिया। तो हमने जब वो शादी के लिए कार्ड वार्ड दिया तो मना किया, तो दोबारा हम थाने गए। जब दोबारा थाने गए तो उन्होंने बोला कि हम शादी में कोई भी नहीं आएंगे। तो जब केस किया तो दोबारा से फिर 10,000 का जुर्माना लगा कि आप शादी में नहीं आओगे तो जुर्माना लगेगा भाई, या तो अच्छा। आप शादी में जाओ। तो इस तरीके से जुर्माना लगाया गया। तो जो जुर्माना लगा उसके बदले में जो गांव के बंदे थे उन्होंने, जो मेरे भैया खास है, मेरे बड़े पापा के लड़के, उनका जो बेटा है मेरा भतीजा, उससे 10,000 रुपये उधार लेके उन्होंने वो जुर्माना दिया। अच्छा। और जुर्माना दिया तो मेरे भैया का लड़का जो भतीजा है मेरा, वो बोला अगर आप जुर्माना के पैसे रिटर्न नहीं करोगे तो जो भी है मैं फिर अच्छा नहीं करूँगा, तुम्हारे साथ बुरा ही करूँगा। अच्छा। तो वो उस समय मेरी बड़ी माँ खत्म भी हो गई। तो जब बड़ी माँ खत्म हुई तो वो जो बर्तन भांडे होते हैं ना हमारे समाज के, तो बाहर से हलवाई नहीं बुलाया जाता हमारे यहाँ। अच्छा। तो जो गांव के होते हैं तो बैठक की जाती है कि वही हलवाई लोग होंगे और वही बर्तन हमारे जो होंगे, तो खाना पीना उसमें बनाया जाएगा। ठीक है। तो जो मतलब आज एक दिन ये बनाएगा, एक दिन ये बनाएगा, इस तरीके से मतलब उनके नंबर वाइज होते हैं, इस तरीके से होता है। तो मेरी बहन की शादी में तो कोई आया ही नहीं था। तो हम लोगों ने तो हलवाई बुलाया, तो हलवाई के तहत हमने काम करवाया। उनको तो बुलाया नहीं, ना शादी में बुलाया और ना वैसे जब वो आए नहीं तो केस हो गया तो बुलाया नहीं। तो उसमें क्या हुआ, जो मेरे जो भैया थे वो बर्तन माँ जी के ख़त्म होने के बाद वो बोले कि मेरे को ले जाना है, काम है, क्रियाक्रम का काम करना, बर्तन उठा के ले गए। अब वो बर्तन अभी तक नहीं दिया, क्योंकि मेरे भैया जो कहने लग गए कि जब तक आप पैसे रिटर्न नहीं करोगे तब तक आपको बर्तन नहीं दिया जाएगा। अच्छा। ठीक है। तो आज तक वो केस है, तो उसकी वजह से कोई गांव वाले ना मुझसे आज भी बोलते हैं ना कुछ। फिर मेरे भैया ने मुझे धमकी भी दी कि तू गांव में अगर आएगी तो तुझे कटवा दूंगा, तुझे मरवा दूंगा, तू जैसे भी कह रही है ना बहुत गलत कर रही है। तो मैंने कहा ठीक है, आपके पास दम है ना अगर मुझे कटवाने का या मरवाने का, तो आप भी अपने बाप के बेटे हो, आप मुझे कटवा के देख लेना, और दिल्ली से जो मैं बैठे बैठे कर दूंगी ना आप मुझे भी देख लेना मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है। और मैं आपके गाँव आऊँगी, आपके घर भी जाऊँगी, आपके पैर भी छूँगी, अगर आप में दम है ना तो मुझे काट के दिखाना। ठीक है। वो मैं देख लूँगी, मैं भी अपने बाप की बेटी। तो मैं गांव गई, उनके घर भी गई, पैर भी छुआ। उस समय उन्होंने मेरी शक्ल देखी और बिल्कुल चुप खड़े हो गए, कुछ नहीं बोले, कुछ भी नहीं बोला उन्होंने, और ना ही मेरे घर आए। वो उसको एहसास हो गया अपने काम पर, अपने जो उन्होंने गलत किया उसको एक पश्चाताप महसूस हुआ, और जो आपने चुनौती थी उस चुनौती को आपने स्वीकार किया, और उस चुनौती को जो आपने जिया इसलिए उसे अपने करने पर पश्चाताप हुआ, है ना। तो अब आप अभी आपके जीवनचर्या क्या है, कौन कौन अभी आपके साथ है? अभी उसके बाद फिर मैंने अपनी छोटी सिस्टर की शादी के बाद तो फिर खुद भी कर ली थी शादी। पहले कब की? 2009 में ही कर ली थी मैंने तो शादी। पापा के डेथ के बाद ही कोर्ट मैरिज कर रखा था मैंने, पर साथ में नहीं रहते थे हम। तो मेरी जो छोटी सिस्टर है उसकी शादी मैंने अभी 2014-15 में करी थी, छोटी वाली की शादी। 15 के बाद ही फिर हम लोग मतलब आ गए थे साथ में। तो मैंने कहा अब तो अब सबकी शादी कर ही ली है, अब समाज का कोई डर है ही नहीं। ठीक है। अब कोई बोलेगा अभी तो कोई दिक्कत नहीं, जी लेंगे जैसे भी जीना होगा। ठीक है। तो अपने बलबूते पे खड़े हो गए, अब कौन क्या कहेगा। अब सब कुछ तो जो होना था हो गया, पिताजी भी चले गए, जो होना था घर में भी वो सब वो भी हो गया, गांव वाले बोलना भी बंद कर दिए, भाई बंधु का कोई डर ही नहीं है, वो भी कुछ मतलब ही नहीं है। वो बोलते थे कि तू अदर समाज में शादी करेगी तेरे साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, बहुत कुछ बोला करते थे वो। तो वो भी मैंने करके दिखा दिया, जो मुझे पसंद आया तो मैंने कर लिया। ठीक है। तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं। फिर अभी जब मेरी सिस्टर की डेथ हो गई, अभी 1 साल होने वाला है, अगले महीने 1 साल हो जाएगा, तो उसमें भी कोई नहीं आया मेरी बहन की उसको उठाने के लिए, अर्थी को उठाने के लिए। तब भी मैंने गालियाँ दी, बीच गली में खड़े होकर मैंने गाली दी सबको, बहुत गंदी गंदी गाली दी, और मैं बोल नहीं सकती। ठीक है। वो चीज़ें जो, क्योंकि मैं लड़कों वाली गाली देती हूँ, मैं सीधी बताऊँ, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि मैं वैसे ही परिवर्तन के हिसाब से मैंने अपने आप को ढाल रखा था। ठीक है। तो मैंने गालियाँ भी वैसी दी। फिर मेरा जो मेरी बहन थी, बड़ी बहन जो ताऊ की लड़की थी, वो लोग आई हुई थी, तो वो बोली इस तरीके से नहीं बोलते, तेरे बड़े भाई हैं और वो चुके हैं, उनको इस तरीके की भाषा बोलेगी तो अच्छी बात नहीं होती। तो मैंने कहा वो मेरा दिल का दर्द है। जब मेरी बहन की शादी हुई तो वो अलग बात था, वो खुशी की बात थी। आज मेरी बहन मरी है तो उसमें भी कोई नहीं आया।
ठीक है। तो ये मैं तो बोलूँगी ही ना, जबकि मैं बस्ती में बोलने भी गई कि आप बस्ती के नाते मत आओ, जो दुश्मनी थी वो हटा दो, ठीक है। हाथ जोड़ के बोलने गई कि अब इसमें तो आप आ जाओ, आप मेरे भाई बन के आ जाओ। भाई बन के नहीं आ सकते, बस्ती के नाते आ जाओ, किसी भी तरीके से तो आ जाओ आप। दोनों तरीके से आप लोग नहीं आए तो गुस्सा तो मुझे आएगा ही आएगा। तो जो मैंने किया वो गाली गलौज से निकाले सारे मैंने। उसके बाद में मेरी दीदियाँ माफ़ी मांगने लग गई कि नहीं ऐसा नहीं करते हैं, बड़े भैया हैं, अब आओ मिलो जुलो, जो भी भड़ास है वो ख़त्म हो जाएगी, अब मिलोगे जुलोगे जब भी बातचीत होगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जब ये कर लेती हूँ मैं क्रियाक्रम उसके बाद ही आऊँगी। तो जो मेरे रिश्तेदार थे, मेरी मम्मी के रिश्तेदार वगैरह सब, मामा वामा, जो वही लोग अर्थी वर्थी लेके गए, सब जो भी किया उन्होंने किया। तो उस समय अब एक उसका पति भी लाश की तरह ही पड़ा था, बेसुध हो गया था बीबी के मरने के बाद। तो अब उसको भी देखना था। जब वो थोड़ा बहुत नॉर्मल हो गया, जब मैं अपने भैया के यहाँ गई तो मैंने पैर भी नहीं छुए अपने भैया के। मैं कहा मैं नहीं छूती पैर। मेरी दीदी बोल रही कि छू ले, आजा खाना वाना खा बैठ। मैं कहा नहीं, मिलने आई थी, मिल लिया मैंने। फिर मेरे भैया बैठे, फिर उन्होंने अपनी बातें कहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ होता तो समाज मेरे साथ नहीं होता, अगर मैं समाज के साथ हो गया तो मैं तुम्हारे साथ नहीं हो पाया। मैं कहा ये चीज़ अलग था, ठीक है। वो आपको डिसीजन लेना था कि आप किस वक्त पे बहन के साथ थे और किस वक्त पे आप समाज के साथ थे। आपने वो चीज़ नहीं किया, पर मैंने किया ना। मैं तो दोनों तरफ थी, मैंने तो कभी समाज को छोड़ा नहीं, समाज ने मुझे छोड़ा ना, और ना ही मैंने अपने भाई बंधु को छोड़ा, आप लोगों ने मुझे छोड़ा, ठीक है। तो उस समय अब माफ़ी वगैरह हुई, फिर बोले कि ठीक है अब आए हो तो बैठो, खाना वाना खाओ, नहाओ धो, फिर अपना गिला शिकवा वहीं ख़त्म कर दिया। पर उसके बाद भी मतलब अब खाली बोलते ही हैं और बाकी चीज़ अभी भी लेन देन नहीं है। अब उसके बाद तो मैं दिल्ली आ गई, अभी तक गाँव गई नहीं मैं। अब जाऊँगी तो देखो क्या होता है, अभी अब ज़मीन का बवाल होगा, क्योंकि अब 3 सिस्टर हैं। अब माँ के मरने के बाद तो अब तीनों को ही बटना है, तो उसमें भी बवाल होना है। तो उसमें मंजले, जो बहन है मेरी मंजली, उसके घर वालों ने तो अभी से बवाल कर रखा है। छोटा वाला तो उसको खेती दे रखा है, तो मैंने वो तो बवाल नहीं कर रहा, क्योंकि उसको तो मैं सारा दे रखी हूँ अभी कि भैया तू कर ले। क्योंकि उसके मरने के बाद से अब जो भी था, सुनीता की शादी के बाद तो उसको पति छोड़ के चला गया, तो सेकंड पति पर मुझे भरोसा नहीं था। तो घर जमाई, अब मैंने छोटे वाले को बोला था कि तुम ही रह लो, मेरे बस की बात नहीं है ऐसे गाँव में रहना। जो गंदे सोच के लोग होते हैं ना, वहाँ तो मैं रह नहीं सकती। आना जाना कर लूँगी पर मैं रह नहीं सकती गाँव में। मैं बोल के आई थी खुला चैलेंज करके कि मैं ऐसे गाँव में नहीं रह सकती, ये था। तो अब देखो क्या होता है। तो ये तमाम दर्द समय की अपनी व्यवस्था है। मैं जल्दीबाजी में आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम को बहुत सार, क्योंकि पूरा समय बीत गया, मैं आज पढ़ नहीं पाया, लेकिन मैं जल्दीबाजी में कुछ साथियों का नाम लेता हूँ। सविता वर्मा, आयशा एलिना, और बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने अपनी आज कमेंट्स लिखा और अपने बारे में बताया, सुशीला के इन जज्बे को बताया। और मैं हमने सुशीला बहन के माध्यम से हमने शहर और गांव दोनों की आज की परिवेश और उस परिवेश को जोड़ने की कोशिश किया कि आज भी लोग किस तरह से गांव में लोगों को बेघर करने की साजिश रचते हैं। यूं ही नहीं लोग चले आते हैं शहर में। शहर तो लोग कई कारणों से आते हैं, रोजी रोटी पहला कारण नहीं हो सकता है, लेकिन अगर हम बात करें रोजी रोटी के साथ साथ इज्जत और प्रतिष्ठा की, उसके मारे लोग शहर जल्दी आता है। और जो शहर का अतिरिक्त जो बोझ कह सकते हैं आप, यूँ तो बोझ नहीं है, क्योंकि जो भी शहर में लोग आए, जहाँ से भी आए, वो अपने साथ अपनी एक विरासत, एक कला लेके आई है। और शहर में आकर के उन्होंने उस कला के दम पर अपने परिवार को जिया, अपनी ज़िंदगी को जिया और आगे जीने की भी तमन्ना रखता है। उसमें से सुशीला बहन एक हिस्सा है जिन्होंने आपको छत्तीसगढ़ से लेकर के दिल्ली के सफ़र को बताया, और किस तरह से एक तीनों बहन होने के नाते, जबकि आपने ये भी सुना कि इनके फादर कितना इंटेलिजेंट थे, कितने बुद्धिमान थे, कि एक पढ़ा लिखा न होने के बावजूद भी आयुर्वेद के डॉक्टर थे, जानकार थे। इसके बावजूद भी ये तीनों बहन होने के नाते इसके धन को हड़पने के लिए किस तरह से साजिश किया, बुंदा के नाम पर किस तरह से प्लांटी लगाया गया, इन्हें एक तरह से कहिए कि छलने की कोशिश किया। इन तमाम उतार चढ़ाव को झेल कर सुशीला आज अपने आप में वो दम रखती है
जो इन्होंने अपने गांव में 8 गांव की बड़ी पंचायत में जो जवाब दिया, किसी के मुंह से उफ तक नहीं निकलने दिया था। और यही परिणाम है, इसके यही दबंगई और यही इसके उमंग और इसके घुमक्कड़ी का जो इन्होंने अपने आप में बताया था, यह जो सीखा इनके घुमक्कड़ी और यह संदेश इनके पिता ने इनको दे गया विरासत में। आज हमने सुशीला के इस जीवन से ये भी सीखने का कोशिश किया अपने आप में बदलने के लिए कि भाग जाना विकल्प नहीं है, बल्कि समस्या जहाँ खड़ी हुई है समाधान वही है। ज़रूरत है तो डटने की, लड़ने की, जूझने की, जीत तो निश्चित है, जो आपके सामने सुशीला बहन ने कर दिखाई। इसी के साथ आज हम अपने स्टूडियो में सुशीला बहन का बहुत बहुत आभार कि हमारे प्रोग्राम में आई और इन्होंने अपनी बातें रखी। साथ साथ जाते जाते फिर हम आपको कहेंगे, आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द जो भी साथी, जो भी इस तरह से चीज़ों को अपने साथ हमारे साथ शेयर करना चाहे, कुछ बताना चाहे, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 9311124880। जाते जाते फिर से मैं एक बार पढ़ रहा हूँ। डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार आलम जी का संदेश है, गुड शो, और भी साथी का बहुत अच्छा संदेश। आप सभी साथियों का धन्यवाद, जिंदाबाद। साथ ही साथ आप अपने आसपास भी ढूंढते हुए साथियों को अगर अपने आप को हमारे चैनल के माध्यम से अपनी किसी दर्द को, अपनी पीड़ा को, या अपनी उन तमाम जिद्दोजहद संघर्षों के जो सफ़र को तय कर एक विजेता की भांति जो उभर के समाज में आए हैं, अगर वो भी अपनी दास्तां को हमारे साथ शेयर करना चाहे, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहिए, तो ये मंच सक्षम लाइव प्रोग्राम आपके लिए है। आपका स्वागत है। मैं अपना फ़ोन नंबर आपको फिर से दोहराता हूँ, 9311124880। हमारा ईमेल आईडी है sakcham.del1@gmail.com, SAKSHAM sakcham.del1@gmail.com। आप हमें यूट्यूब पर देखने के लिए सक्षम लाइव सर्च करें और हमें लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आप अपना ख्याल रखें, अपने घर परिवार, समाज और बच्चों का भी ध्यान रखें, और इसी तरह से हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहिए। और मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ फिर आपसे। इसी के साथ शुभ रात्रि।